رب زدني علما. ने लास्ट लेक्चर में वी स्टडीड सेक्शन नंबर 12, वी स्टडीड सेक्शन नंबर 15. सेक्शन नंबर 12 was related to income from salary. Section number 15 was related to income from property. Section number 18 was related to income from business. Section number 37 was related to income from capital gain. और सेक्शन नंबर 39 was related to income from other sources. अगर हम लोग इसको क्लोजली डिफाइन करना चाहें, समराइज करना चाहें, तो अभी तक समरी ये है कि एवरी इंडिविजुअल शुड पे अ टैक्स. अच्छा, वो टैक्स किस पे करना है? ऑन हिज टैक्सेबल इनकम. अच्छा, वो टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? वो कहता है द टैक्सेबल इनकम विल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द डिडक्शंस फ्रॉम अलाउड डिडक्शंस फ्रॉम द टोटल इनकम and then getting the taxable income, applying the rate prescribed in schedule 2, we get the tax, and that is the gross tax. And then from the resulting gross tax we subtract tax credit. तो हम लोगों के पास टैक्स पेबल आ जाता है. अब टैक्स क्रेडिट क्या थे? वो हमारे पास एवरेज रिलीफ था. वो हमारे पास जो है वो एवरेज रिलीफ में क्या क्या आता है? एवरेज रिलीफ में हम लोगों ने देखा था कंट्रीब्यूशन किया है, आपने जो है अप्रूव्ड जो डोनेशन दी है वो आ गया, और चिल्ड्रन की जो है वो एजुकेशन आ गई. अच्छा, फिर हम लोगों ने कहा अच्छा इनकम जो टोटल इनकम आती है वो कैसी आती है? दैट इज फ्रॉम 5 हेड. द फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी. व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी? एनीथिंग रिसीव्ड इन द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश और इक्विवेलेंट, दैट इज बेसिकली इनकम फ्रॉम सैलरी. हाँ, डिडक्शन कुछ मिल जाती हैं. डिडक्शन उन पर मिलती हैं जो कि आपको कुछ मिला कैश और बेनिफिट, लेकिन वो आपने यूज किया फॉर होली एंड एक्सक्लूसिवली जो ड्यूटी करने के लिए, तो फिर वो आपकी इनकम में कैलकुलेट नहीं होता. अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या आता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज रेंट रिसीव्ड फॉर अ बिल्डिंग. हाँ, उसमें वो चीज नहीं आती कि आपने एक बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इकट्ठी दी, बिल्डिंग और जो है वो प्लांट एंड मशीनरी इकट्ठी दी हुई है, उसपे नहीं आती. अच्छा, वो कहता था सबसे पहले इसमें से डिडक्शन माइनस होगी. रेंट में से क्या? रेंट में से माइनस होगी, रेंट में से आपका माइनस होगा 1/5 एज अ चार्जेस. ठीक है, प्रॉपर्टी चार्जेस एक्चुअल जितने भी हो आप 1/5 उससे 20% माइनस कर ले. अच्छा, और वो कहता है कोई फोर क्रिएटेड रेंट होगा वो भी आ जाएगा, और कोई जो होगा वो अगर आपने एडवांस, जो हम लोग कहते थे, क्या हम लोग कहते हैं, एडवांस लिया है, या जिसे पाकिस्तान में या इंडिया में पगड़ी का नाम दिया जाता है, वो कहता है अगर आपने पगड़ी ली है, अनएडजस्टेबल एडवांस लिया है, तो वो भी 10 साल तक एक एक हिस्सा करके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होगा. ये मैं समराइज कर रहा हूँ. इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या है? इफ यू रिसीव्ड एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, तो दैट विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस. हाँ, उसमें से कुछ डिडक्शंस कर सकते हैं. वो डिडक्शंस वो होंगी जो कि होली एंड एक्सक्लूसिवली विल बी द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट बिजनेस, या अर्निंग दैट इनकम, तो आप माइनस कर देंगे. ठीक है जी, और बाकी सारी डेप्रिसिएशन थी ये वो. उसके बाद इनका सेक्शन 37 था, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. वो कहता है कैपिटल गेन में क्या चीजें आती हैं? कहते हैं जी कैपिटल गेन में सेवरल चीजें आती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपने जमीन ली, वो बढ़ गई, वो बेची, तो उसके ऊपर 20 सालों का था. ठीक है, कोई भी कैपिटल एसेट जो अप्रिशिएट हो गया, वो जब आपने बेचा तो जितना अप्रिशिएट हुआ उसके ऊपर आपने टैक्स देना है. आप कैसे टैक्स देना है? दो किस्म के टैक्स आते हैं. एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, जैसे कि प्लॉट्स वगैरह पे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम था. और जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या होता है कि उसके टैक्स रेट अलग होते हैं. ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 0 से 1 साल के अंदर बेचेंगे तो इतना टैक्स लगेगा, अगर 1 साल से 2 साल तक, 2 साल से 3 साल तक, 3 साल से 4 साल तक, और 4 साल के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा. बाकी एसेट्स के जो ऊपर कैपिटल गेन होगा वो नॉर्मल राइम में ही आएगा. फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 39, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. व्हाट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? भाई जो इसमें नहीं आता इन चारों में, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा. जैसे कि अगर आपने प्रॉपर्टी एक रेंट पे दी हुई है जो कि बिल्डिंग और इक्विपमेंट के साथ दी हुई है, तो वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है. या कोई सर्विस चार्जेस है जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अदर देन द एम्प्लॉयमेंट, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है. ठीक है जी. अच्छा, जहां पे मेरा चूंकि वो है ये मेरे पास जो है, मैंने आज हेडफोन लगाया हुआ है जो चार्जेबल हेडफोन है, तो जहां पे अगर मेरी आवाज बंद होगी ना, तो मुझे आप लोगों ने बता देना है कि सर आवाज बंद होगी है, ताकि मैं उसको फिर शिफ्ट कर लूंगा दूसरे हेडफोन पे. ठीक है जी, आवाज आ रही है ना अभी तक मेरी आपको? जी जी।
सर क्लियर जी सुन बोलिए। रहे हैं आपको। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा जी। तो ये थी समरी अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आज इंडिविजुअल की असेसमेंट करेंगे। अच्छा, दूसरी एक और बात है, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तबीयत भी खराब है, तो शायद आवाज थोड़ी सी इस तरह हो, तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। प्रॉब्लम नंबर 19, वो कहता है एम एस शहनाज, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, supplies द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ टैक्स ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2024। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वाइल विल बी रीडिंग द क्वेश्चन, हम लोग मार्क करते जाएंगे कौन कौन सी चीज टैक्सेबल आएगी और कहाँ पे आएगी और कौन सी चीज नहीं आएगी, ताकि व्हेन विल सॉल्व द क्वेश्चन तो इट विल बी इजी फॉर अस। बेसिक सैलरी डेफिनेटली आती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आता है, टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है, आएगा। मेडिकल फैसिलिटी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अच्छा जी, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है मेडिकल फैसिलिटी, तो वो टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। कन्वेंस अलाउंस पर मंथ ओन एंड मेंटेन बाय हर, तो इसका मतलब है वो गाड़ी उसको दी जा रही है, गाड़ी का अलाउंस दिया जा रहा है, तो ये भी टैक्सेबल होगा। इंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट इज प्रोवाइडेड ड्यू टू होली एंड एक्सक्लूसिवली परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी टास्क, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, यस ये टैक्सेबल होगा। लीव पे रेजिस्टेंस, ये टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 5 लाख का, तो हम लोगों ने पढ़ा था 5 लाख तक ये टैक्स फ्री होता है, तो वो हम लोग फर्दर देख लेंगे। यहां तक सैलरी से रिलेटेड थी। उसके बाद वो हमें क्या देता है, उसके बाद वो हमें देता है रेंट फ्रॉम हाउस लेट आउट ₹20,000 पर मंथ, ये आएगा। रिपेयर चार्जेस 30,000 के नहीं, रिपेयर चार्जेस नहीं दिए, अच्छा रिपेयर चार्जेस 30,000 के दिए हैं, तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि रिपेयर चार्जेस हम नहीं लाते हैं, हम लोग 1/5 ऑफ द जो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो उसको लाते हैं। कलेक्शन चार्जेस, यस दीज विल बी जो है वो डिडक्ट होंगे। अनएडजस्टेबल एडवांस रेंट फॉर न्यू फ्रॉम न्यू टेनेंट, तो ये भी आएगा। रिफंड टू द प्रीवियस टेनेंट वेकेटेड आफ्टर 3 इयर्स, अच्छा हम लोगों ने पढ़ा था अगर अनएडजस्टेबल रेंट हो, आपको दिया किसी ने, तो आप उसे एवरी ईयर उसका 10% चार्ज करते रहेंगे, यानी 3 साल पहले जो आपको आपके पुराने टेनेंट ने अनएडजस्टेबल रेंट दिया था, वो दिया था 60,000 की पकड़ी दी थी, आपने पहले साल में इसका 10% 6,000 चार्ज किया होगा, दूसरे साल 6% चार्ज किया होगा, तीसरे साल 6%, सॉरी तीसरे साल 10% चार्ज किया होगा, तो 3 सालों में 18,000 आपने चार्ज कर लिया होगा। अब 3 साल बाद आपने उसे वापस कर दिया, लेकिन नए से 80,000 ले लिया, तो अब आप क्या करेंगे, जो नए से 80,000 लिया है 80,000 में से वो जो जितना आपका कट गया हुआ है 18,000 उसको माइनस कर देंगे, बाकी का 62,000 फिर अगले 10 साल तक चार्ज होगा। वो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे आ भी जाएगा, लेकिन हमें जो सेक्शन 15 है वो यही कहता है। रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट फॉर कल्टीवेटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, हम लोगों ने कहा था एग्रीकल्चरल इनकम पे नॉर्मली रेंट जो है वो चार्जेबल नहीं होता। इनकम फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। अनएडजस्टेबल बिजनेस लॉसेस फॉर प्रीवियस ईयर, तो अनएडजस्टेबल बिजनेस लॉसेस जो है वो एडजस्ट होते हैं, बिल्कुल एडजस्ट होते हैं, क्योंकि अनएडजस्टेबल ये होते हैं कि वो पिछले साल में नहीं एडजस्ट हो सके, तो अगले 5 साल तक वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। प्राइस वन और प्राइस बॉन्ड ड्रॉ, तो ये आएगा किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डिविडेंड इनकम फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, सेक्शन 39। डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल थ्रू चेक, अच्छा इसमें देख लेंगे कि ये अप्रूव डोनेशन है कि नहीं, एवरेज लिस्ट के लिए जाएगा। डोनेशन टू गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन कैश 1 लाख का, ये भी देख लेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड डोनेशन फंड में आते हैं कि नहीं, और अगर कैश में दिया है तो क्या उसका रिकॉर्ड है कि नहीं। अच्छा, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्डिंग पीरियड मोर देन 8 इयर्स, तो अगर आप लोगों को याद हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर हम लोगों ने कहा था कि अगर कैपिटल गेन होगा तो दैट विल बी चार्ज एट सेपरेट ब्लॉक, वो नॉर्मल राइम में नहीं शामिल होगा। और चूंकि 8 ईयर है तो हम लोगों ने तो पढ़ा था 5 साल तक अगर हो तो फिर वो चार्ज होता है, 5 साल के बाद नहीं, 4 साल तक होता हो तो चार्ज होता है, अदरवाइज नहीं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय हर एम्प्लॉयर, 65,000 का टैक्स कटा हुआ है, वो हम लोग एडजस्ट करेंगे। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये आएगा। कैपिटल लॉस 18,500, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एओपी, मतलब लॉस हुआ है 85,000 का, इसको भी देखेंगे क्या होगा इसका। कैपिटल
gain sale of plot of on ex officer of armed forces of Pakistan holding period less than 2 years। तो नॉर्मली आर्म्ड ऑफिसर्स के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन जो है वो एग्जाम्प्ट होता है। इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ न्यू नेटवर्क डिजाइन, ये भी आएगा। लेक्चर एंड एग्जामिनेशन फीस फ्रॉम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, नेट उसने कर दी, ये कॉस्ट, ये सर्विसेज है जो उसने प्रोवाइड की। परचेज शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी सोल्ड बाय प्राइवेटाइजेशन, कमीशन ऑफ पाकिस्तान 40,000 के, तो ये उसका खर्चा है, ये कहीं नहीं आएगा। उसको सैलरी मिली थी, उसने उसमें से खरीद लिए होंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो ये आएगा, सैलरी इनकम में आएगा। इनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ये देख लेंगे। ट्यूशन फीस पेड फॉर 3 चिल्ड्रन, तो ये भी आपको जो है वो रिलीफ मिलता है। अनएडजस्टेड लॉसेज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम प्रीवियस ईयर 70,000, कहता है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल इफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन लाहौर। The land area of house is 450 square yards and zakat paid under ordinance rupees 300,000। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और बड़ा मजे का क्वेश्चन है, जो कि आपके सारे जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो विल स्टार्ट द क्वेश्चन। मैं एक्सेल शीट खोल लेता हूं। एक्सेल शीट खोल लेता हूं। ओके जी, एक्सेल शीट हमारे पास खुल गई। अब हम लोग जो फॉलो करते हैं, हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर्स होते हैं। अब हम 3 कॉलम बना लेंगे, ठीक है, देख लेंगे अगर तीसरे कॉलम की जरूरत हुई तो कहीं पे यूज हो जाएगा। 3 कॉलम बना लेंगे। तो जो टॉप पे हम लोग जो लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूं। ओके जी, तो हमारे पास जो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो नाम आ जाएगा टैक्स पेयर का, जो कि MS शहनाज है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैक्स ईयर, जो कि टैक्स ईयर हमारे पास 2024 है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैक्स ईयर एंडेड 30th जून 2024। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस, जो कि रेजिडेंट है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, करना क्या है हम लोगों ने, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल करनी है। ठीक है जी, ये हमारे पास 5 लाइनें होती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है रुपीज, पाक रुपीज है, डेफिनेटली पाक रुपीज, यहाँ पे भी पाक रुपीज और यहाँ पे भी पाक रुपीज आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, बेसिकली तो हम लोगों ने क्या करना होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोगों ने हर चीज एलेबोरेट करनी है। तो वो एलेबोरेट कर देते हैं हम लोग, इसको वो भी कर देते हैं, जरा आपके लिए आसानी हो जाए, डब्बे बना देते हैं इसके। ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अपना क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आएगी, सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी की। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ गया, इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि आपका सेक्शन 12 है। ओके जी, सेक्शन 12 आ गया। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में सबसे पहले उसने लिखा है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी है उसकी 10,50,000। तो हम लोग लिख देंगे जी बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी उसकी आ गई 10,50,000। मैं जानबूझ के इनर कॉलम में लिख रहा हूं ताकि जो फाइनल होगा, चलो इसको आउट ही ले जाते हैं, नहीं, इसको आउटर कॉलम में हम लोग सैलरी लिखेंगे। ठीक है जी। तो 10,50,000 जो है हमारे पास,
ओके जी, तो हमारे पास जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 10,50,000। उसके बाद वो हमें क्या कहता है, उसके बाद वो हमें कहता है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इज टैक्सेबल, बिल्कुल टैक्सेबल है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, क्योंकि अलाउंस मिला है। अलाउंस देखिए, आप अपने लिए याद रखें, जितने भी अलाउंसेज है ना वो टैक्सेबल है। ठीक है जी, तो 2 लाख हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आ गया। उसके बाद आ गया मेडिकल अलाउंस, तो मेडिकल अलाउंस भी टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस इज टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस कितना है जी, उसने कहा दैट इज 50,000, तो हम लोगों ने 50,000 यहाँ पे ले आए। अच्छा जी, उसके बाद वो हमें क्या कहता है, उसके बाद हमें कहता है कि हमारे पास क्या है, उसके बाद कहता है मेडिकल फैसिलिटी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो मेडिकल फैसिलिटी मिली है जो कि अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं तो वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट मिली है। तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो भी आपको फैसिलिटी मिली होती है मेडिकल फैसिलिटी, वो टैक्स फ्री होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इतनी है जी, वो है 75,000। तो मैं यहाँ पे लिख जरूर दूंगा, लेकिन वो आगे ट्रांसफर जो है वो नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी, व्हाट एल्स वी है, वो कहते हैं कन्वेंस अलाउंस पर मंथ। यस, कन्वेंस अलाउंस आएगी। कन्वेंस अलाउंस कितनी है, कन्वेंस, Excuse me, sir, what is the difference between medical allowance and facility? जी मेडिकल अलाउंस जो है वो आपकी सैलरी में डाल देते हैं 50,000 का। फॉर एग्जाम्पल इधर 50,000 लिखा हुआ है। मेडिकल फैसिलिटी ये है कि आपकी कंपनी के डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्शन है, आप वहां पे अपना इलाज कराते हैं, तो वो जो पैसे हैं वो कंपनी खुद ही पे कर देती है। अच्छा, अब होगा क्या, मेडिकल फैसिलिटी तो तब अवेल होगी ना जब आप बीमार होंगे, जी। लेकिन मेडिकल अलाउंस जो है वो हर महीने आपकी सैलरी में आएगा, आप बीमार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हाँ, ओके सर। तो वो कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको मिली है तो आपका हक चाहिए, क्योंकि आप बीमार हुए हैं तो फैसिलिटी मिली है। ओके सर, थैंक लेकिन अलाउंस जो है वो आप बीमार नहीं भी हुए तो वो आपको मिल रहा है, तो वो कहता है अलाउंस को डालो। ठीक हो गया। यू। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, हमारे पास आ गया कन्वेंस अलाउंस 7,000 का, तो दैट इज पर मंथ है, तो हमारे पास 7,000 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे उसको लिख लेते हैं 12 × 7,000। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। आई लाइक दैट आप जाग रहे हैं। नहीं सर, हम एक्टिव स्टूडेंट हैं आपके। वेरी गुड। एक्चुअली होता पता है क्या है, हमारी मेरी यूनिवर्सिटी जो है ना, जी। उनमें, उस यूनिवर्सिटी में हर जो वी मंथ होता है ना, उसमें जो आखिरी 2 जुमे है ना वो ऑनलाइन होते हैं। अच्छा। अच्छा, अब जब ऑनलाइन होते हैं तो हम लोग जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट जो है वो कई दफा ये होता है, एक दफा एक स्टूडेंट का कैमरा ऑन हो गया, तो वो बाइक पे बैठा हुआ था। ठीक है, 2 दोस्तों के साथ जा रहा था, बाइक पे बैठा हुआ था। अच्छा, कुछ का कई दफा कैमरा हाथ लग जाता है, तो कोई सोया होता है अपने बेड पे, जो है वो इंजॉय कर रहे होता है, क्योंकि एक्चुअली मेच्योरिटी लेवल डिफरेंट है ना। जी जी, बिल्कुल मेच्योरिटी मेच्योरिटी लेवल, इस लेवल पे बैचलर्स हैं, मास्टर्स हैं, उन्हें नहीं पता होता कि क्या चीजें हैं ये ना। जी जी, तो बिल्कुल। वो मैं भी फिर अक्सर इसीलिए मैं कैमरा बच्चों को ऑन करवाता ही नहीं, मैं तो यार ठीक है मौज करनी है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके फिर सेशन उन्हें भेज देता हूँ कि चल यार ठीक है, जो बच्चे पढ़ लेंगे, जो बाद में पढ़ना चाहते हैं बाद में पढ़ लें। जी तो इस बिल्कुल। तरह भी होता है। ठीक है। अच्छा जी, कन्वेंस अलाउंस आ गया। वो कहते हैं इंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग स्टाफ मीटिंग। लेट मी राइट ओवर हियर, एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड इन स्टाफ मीटिंग। अच्छा, स्टाफ मीटिंग थी ना, तो भाई वो एंटरटेनमेंट क्या थी, जारी बात है खाना शाना दिया होगा। तो दिया होगा, ठीक है, ये ड्यू फॉर द पर्पज ऑफ ड्यूटी दिया है, तो ये 10,000 का जो खाना पीना खाया है वो नहीं आएगा कहीं भी। ठीक है, वो आगे चार्जेबल नहीं है 10,000 का खाना। अच्छा जी, उसके बाद करते हैं हम, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड
बाय एम्प्लॉयर। अब आप देखिए उसकी बेसिक सैलरी सिर्फ 10 लाख है, यानी साल की 10 लाख है, लाख रुपए से भी कम है, लेकिन बाकी अलाउंसेस और परकेजेस मिला के उसका कितना बन रहा है? तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 150,000 पर ईयर की, तो कहता है भाई ये आएगी, ठीक है, ये शामिल होगी, क्योंकि वो उसे एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट से मिल रही है। अच्छा उसके बाद आ गया जी, कहता है लीव पेयर असिस्टेंस। अब बाहर बाहर उसने ट्रेवल किया तो लीव फेयर असिस्टेंस जो है वो उसे मिला, कितना मिला लीव फेयर असिस्टेंस? वो कहता है जी वो मिला 1,35,000 का। तो यस, 135,000 विल बी पार्ट ऑफ हिज सैलरी, बिल्कुल आएगा। अच्छा जी उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? उसके बाद हमारे पास आ गया इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अगर आप लोग को याद हो, अगर मैं यहां पे लिखूं इंटरेस्ट फ्री लोन किसमें से दिया? फ्रॉम एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड, जो कि उसी का था। तो प्रोविडेंट फंड जो कि उसी का था। अच्छा अगर उसने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया होता अपने पास से तो फिर तो वो टैक्सेबल होता, जो कि बेंचमार्क रेट है, जो कि 10% है। अब उसने उसी के एक्यूमुलेटेड बैलेंस में से उसे दे दिया इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये तो बेसिकली पेमेंट हो रही है ना एक्यूमुलेटेड बैलेंस की। तो हम लोगों ने पढ़ा था अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो और उसकी एक्यूमुलेटेड पेमेंट हो रही हो तो वो होता है 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक है, 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी, और 5 लाख इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वहां तक फ्री होता है। तो ये जो है आपका 5 लाख का है, तो 5 लाख जो है दैट विल नॉट बी काउंटेड हेयर। ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गया, कहता है बैलेंस ऑफ, अच्छा रिकग्नाइज फंड बता दिया 50,000 500,000 का। अच्छा यहां तक हमारे पास जो है सारी की सारी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, ठीक है। तो हमारे पास जो है अगर हम लोग इसको ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी जो है मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं, वो हो जाएगी हमारे पास, कम करता हूं इसका, यहां से लेके यहां तक एंटर किया तो हमारे पास टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो आ गई कितनी? वो आ गई हमारे पास 1669। हाँ एक चीज हम भूल गए ना, क्योंकि उसने एंड पे दी हुई थी। बिल्कुल एंड पे अगर क्वेश्चन में जाए इस तरह अक्सर मिसिंग हो जाती है। अभी याद आ गई मुझे, एंड पे उसने कहा था आ, ये देखे, इफ द कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल इफ द रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन लाहौर। लाहौर इज अ बिग सिटी। तो जब रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो 45% ऑफ द बेसिक सैलरी लेते हैं एज अ रेंट। तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी हम उसको लेंगे रेंट फ्री जो है अकोमोडेशन का। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन दैट इज 45% ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा यहाँ पे अगर डेयरनेस अलाउंस भी हो तो बेसिक सैलरी जो है वो डेयरनेस अलाउंस डाल के कैलकुलेट होती है। तो बेसिक सैलरी अभी डेयरनेस अलाउंस नहीं है, तो हमारे पास आ गया 10,50,000। ये कितनी बन जाएगी जी? ये बन जाएगी 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.45। तो हमारे पास कितना आ गया जी? हमारे पास आ गई ये, यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, 17 भी है तो 17 भी ऐड हो गया। अच्छा जी और कोई चीज रह तो नहीं गई हमारे पास? नहीं, सारी की सारी हमारी सैलरी वाली चीजें पूरी हो गई। नेक्स्ट वो उसने क्या कहा जी? नेक्स्ट हमें वो कहता है, इसके आगे ही उसने अच्छा ये तो क्वेश्चन फिर भी इस तरह का है कि उसने एक ही चीज आगे पीछे किया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आगे पीछे चीजें होती हैं, तो आपको इसलिए भी विजिलेंट रहना है कि इसको कैसे करना है। अच्छा जी दो आपका तो एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज भी एमटीक्यूज हो सकते हैं, मतलब आपको वो सॉल्व करके उसका आंसर कर लिखना हो, लेकिन ज्यादा इतना बड़ा नहीं आएगा क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं। ओके जी वो कहता है रेंट दिया, रेंट लिया है, रेंट फ्रॉम अ हाउस लेट आउट रुपीज 20,000 पर मंथ।
ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट अब आ जाएगा, इसको मैं क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, और इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या आ गया, इनकम फ्रॉम, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये है हमारा सेक्शन 15, तो बोल्ड कर देते हैं। ओके जी, क्या कहता है, कहता है लेट्स रीड इट, कहता है आपने रेंट लिया तो रेंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेंटल, रेंटल इनकम कितनी है, दैट इज 20,000 एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 20,000 एंड दैट विल बी 240,000। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना होता है, जब भी ऐसा कुछ हो तो हम लोगों ने ये रेंट कर लिया, उसके बाद वो कहता है रिपेयर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस एक्चुअल नहीं आते कहीं पे भी, ठीक है, रिपेयर चार्जेस एक्चुअल नहीं आते। उसके बाद वो कहता है कलेक्शन चार्जेस, वो भी देख लेंगे कलेक्शन चार्जेस कितने हैं। उसके बाद वो कहता है रेंट में और क्या चीज शामिल होती है, रेंट, रेंट चार्जेबल टू टैक्स में अगर अनएडजस्टेबल एडवांस लिया हो तो अनएडजस्टेबल एडवांस की कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, अनएडजस्टेबल एडवांस। देखिए जी, बड़ा सिंपल है इसकी कैलकुलेशन। 60,000 उसने लिया हुआ था अनएडजस्टेबल एडवांस पुराने टीवेंट से, जो उसने वापस कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर उसने मल्टीप्लाई बाय 10% के हिसाब से, या 110 कर दूं मैं इसको, 110 के हिसाब से उसने 3 साल पेमेंट की थी, ठीक है, टैक्स में शामिल हुआ था 3 साल, मल्टीप्लाई बाय 3। अब नया जो आया वो कितना आया, वो आया 80,000, तो 80,000 में से इसको माइनस कर देंगे और सारे को जो है हम लोग वो 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन समझे, देखिए बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। पुराने से हम लोगों ने 3 साल पहले 60,000 लिया था, अब उसे वापस कर दिया, तो पुराने से जब 3 साल पहले लिया था तो 3 साल आपने 6,000 10% उसका ऐड किया होगा, जो कि 18,000 होगा। अब आपने क्या करना है, नया जो आया वो आया 80,000 का, उसमें से आपने 18,000 माइनस कर दिया, और जितना भी नेट बनेगा उसका 10% या 1/10 जो है वो आप ऐड करते जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा जी, अगर मैं इसको करता हूं, दैट विल बी 62,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो ये आ जाएगा 6200। ठीक है जी। अच्छा, 6200 आ गया हमारे पास, इसको हम ऐड कर देंगे, अभी फिलहाल छोटा सा इसको करेंगे। अब रेंट, रेंट आरसीटी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स कितना बन गया हमारे पास, दैट इज 246,200, ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स बन गया। अब इसमें से हम लोगों ने लेस क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों ने करना है जो आपके क्या चार्जेस होते हैं, जो आपके बेसिकली रिपेयर चार्जेस होते हैं, तो रिपेयर चार्जेस हम लोगों ने लेस करने हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्चुअल नहीं करेंगे, एक्चुअल नॉट अलाउड। कौन से करेंगे, हम करेंगे आरसीटी का, इंस्टेड, यहां पे लिखता हूं, इंस्टेड आरसीटी रेंट चार्जेबल टू टैक्स का क्या करते हैं, 1/5 कर देते हैं, या 20% कह लो। तो आरसीटी कितना है, दैट इज 246,200, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, नेगेटिव है, तो 246,200 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो हमारे पास इतने जो है वो आ गया। अब देखिए एक्चुअल 30,000 थे, लेकिन आरसीटी के मुताबिक जो रूल है उसके मुताबिक ज्यादा बन रहे हैं। अच्छा, कई दफा ये होता है एक्चुअल कम होते हैं, एक्चुअल ज्यादा होते हैं, तो आरसीटी के मुताबिक जो है जो लॉ लगाता है उसके मुताबिक कम बनते हैं, तो कम ही होंगे, ठीक है, तो वो फिर ज्यादा नहीं करने।
ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये आ गया, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसमें से और क्या डिडक्शन करनी है, लेस कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस कितने हैं देख लेते हैं। कहते हैं कलेक्शन चार्जेस 8% ऑफ आरसीटी। अच्छा जी, वो कितने हैं जी, वो हो गए 8% ऑफ आरसीटी। अच्छा, लेकिन अलाउ कितने हैं, ठीक है, ये तो उसने कहा है, बट अलाउड कितने हैं, जो हम लोगों ने लॉ पढ़ा था, अलाउड है अप टू 4% ऑफ आरसीटी, अप टू 4% ऑफ में परसेंट मल्टीप्लाई बाय आरसीटी। ठीक है जी, तो ये कितने आएंगे बेसिकली आरसीटी का अगर हम लोग बात करें, तो दिस विल बी 4% मल्टीप्लाई बाय आरसीटी। हमारे पास कितना है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज 200। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, दैट विल बी -246 200, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 से, 4% से। तो हमारे पास रेंट जो जो चार्जेबल टू टैक्स है वो कितना आ गया, इतना। अच्छा, इसके अलावा और क्या है हमारे पास, रेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे इनकम फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस शुरू हो गई। अच्छा, रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड जो है, वो बेसिकली आपका अदर सोर्सेज में है और वो चार्जेबल नहीं होता। ठीक है, रेंट रिसीव फ्रॉम कल्टीवेटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल, तो वो अदर सोर्सेज में आता है, वो इसमें नहीं आता। तो यहां तक हमारे पास जो है वो क्या बन गया, इसमें से हम लोगों ने ऐड कर दिया, ऐड नहीं बेसिकली माइनस किया, लेकिन वो फॉर्मूले का रूल ये है। तो हमारे पास कितना आ गया जी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, वो आ गया हमारे पास, नीचे करके कैलकुलेट करते हैं, एक मिनट, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। एंटर किया तो बोल्ड कर देते हैं, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो हम लोग कर देते हैं बोल्ड। ठीक हो गया जी, तो अभी तक हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी इतनी आई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इतनी आई। अब हम लोग हेडिंग देंगे किसकी, हम लोग हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस की, जो कि सेक्शन 18 है, सेक्शन 18। बोल्ड कर देते हैं इसको। ओके जी, शुरू करते हैं इसको भी। ओके जी, शुरू करते हैं, थोड़ा सा उसको मैं प्यारा कर रहा था। शुरू करते हैं जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने क्या कहा, कहता है जी इनकम फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस। ओके, कितनी है जी, देखा इनकम फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस 158,000, फाइन। तो इनकम फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस है जी, वो कहता है कितनी है, 158,000। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब आगे आगे वो क्या कहता है जी, अनएडजस्टेबल कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, तो प्रीवियस ईयर के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो कि अभी तक एडजस्ट नहीं हो सके थे, तो आएंगे बिल्कुल। तो अनएडजस्टेड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो कितने हैं, वो है जी 140,000। ठीक है जी, 140,000 आ गया। और साथ में वो क्या कहता है, वो साथ में कहता है प्राइस वन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस को खत्म कर देता है। और देख लेते हैं कहीं इनकम फ्रॉम बिजनेस का नीचे ना दिया, कैपिटल गेन आ गया, शेयर ऑफ लॉसेज आ गया, कैपिटल गेन आ गया, आर्म फोर्सेज आ गया, लेक्चर आ गया, परचेज ऑफ शेयर आ गया, कमीशन आ गई, लाइफ इंश्योरेंस आ गया, इनकैशमेंट आ गई। तो और कोई भी बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बस यही दो चीजें हैं। इनकम फ्रॉम, हाँ ये देखा ना, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ नेटवर्क डिजाइन। अच्छा, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ नेटवर्क डिजाइन एक्चुअली जो है वो अदर उसमें भी आ सकता है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम।
लेकिन चूंकि उसने मेंशन पूरा नहीं किया कि ये एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करना इसका बिजनेस है, तो हम यहां पे भी ले आते हैं उसे, क्या है जी, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट एक्सक्यूज मी ऑफ, सर, ये अनएडजस्टेड कैरी फॉरवर्ड लॉस 14,000 आपने लिखा, 140 है। सॉरी 140 है, मैं इसको कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ डिजाइन। अच्छा जी, जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट के ऊपर वो कहता है कोई टैक्स नहीं है, आपकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। तो हमारा 55,000 है तो सही है, लेकिन वो आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है हमारे पास फिर आ गया, अगर हम लोग इसको कहें टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी हो जाएगी जी, दैट विल बी दिस प्लस दिस, और आगे और कुछ है नहीं, तो दैट विल बी 18,000 हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। इसके बाद हमारे पास आता है जी, जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अच्छा जी, कैपिटल गेन्स आ गया जो कि सेक्शन 37 है। ओके, कैपिटल गेन्स देख लेते हैं कहां कहां से आए हैं हमारे पास। तो सबसे पहले वो कहता है, अगर यहां से आए तो डोनेशन प्राइस 1 आ गया, इसको छोड़ते हैं पहले, यहाँ तक थे हम लोग अनएडजस्टेबल लॉसेस तक। प्राइस 1 आ गया तो ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। डिविडेंड इनकम फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। डोनेशन जो है वो अगर होगी तो एवरेज लीव के लिए जाएगी। डोनेशन टू गवर्नमेंट एजुकेशन, ये भी एवरेज लीव के लिए जाएगी। हाँ, गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है जी, सबसे पहले क्या आ गया, गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, पहली तो बात है, बाय द वे ये होता सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, उसको फिर अलग से ले लेते हैं। गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है जी, वो है 2,80,000। गेन ऑन सेल कहना चाहिए यहाँ पे प्रॉपर, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है, 280,000। मैं इसको अंदर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपका 8 साल के बाद है। ठीक है, आपने जो है बेचा, होल्डिंग पीरियड कितना था, होल्डिंग पीरियड जो है वो 8 ईयर था। तो हमारे पास आता है कि अगर 4 साल के अंदर अंदर बेचते हैं इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो फिर टैक्स लगता है, वो भी सेपरेट ब्लॉक के ऊपर, अभी इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, उस पे आ गया हमारे पास, क्या आ गया, उसके बाद कैपिटल गेन में हमारे पास आ गया जी, वो कहता है, लेट्स रीड इट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स तो नहीं आएगा। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके, इसको देखते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, इसको शेयर कह देते हैं, तो कितना है जी, वो कहता है दैट इज कंपनी के कितने हैं जी, 33,000 है। ठीक है, तो 33,000 था गेन, तो हम लोग यहां लिख देते हैं 33,000। अच्छा, और साथ में वो कहता है कि गेन कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 33,000 है, और कैपिटल लॉस भी किया, कहां से किया, और शेयर्स पे किया होगा ना, एक शेयर बेचे तो फायदा हो गया, दूसरे शेयर बेचे तो लॉस हो गया। तो यहाँ पे वो कहता है कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन अगर हो तो उसमें से कैपिटल लॉस, रिलेटेड कैपिटल लॉस आप माइनस कर सकते हैं, और वो कितना है, दैट इज माइनस 18,500। तो 18,500 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, आगे पढ़ते हैं जी। आगे वो कहता है हमें कैपिटल लॉस भी आ गया, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एओपी। अच्छा, एओपी से अगर कोई लॉस आया है तो वो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होता। एओपी से आया तो आया होगा भाई, वो क्या करे। ठीक है, एओपी इज अ बिजनेस, आपको लॉस आया तो लॉस आ गया, वो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, वो कहता है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट ऑफ एन एक्स ऑफिस आर्म्ड ऑफिसर, कितना है, होल्डिंग पीरियड लेस देन 2 ईयर्स। तो अगर ये आम बंदा बेचता तो 2 साल का था, मैं यहाँ पे लिखता हूं गेन ऑन सेल
ऑफ लॉट बाय एक्स आर्मी ऑफिसर। तो एक्स आर्मी ऑफिसर साल होल्डिंग पीरियड था, मैं लिख भी देता हूं, होल्डिंग पीरियड 2 years। अगर कोई ऐसा काम था, लेकिन आम बंदा होता, सिविलियन होता, तो उससे उसे टैक्स चार्ज होता सेपरेट ब्लॉक में। लेकिन चूंकि इसने वो था आर्म फोर्सेस का था, और कितना है, दैट इज 300,000। 300,000 तो है, लेकिन आगे नहीं जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा और क्या कहता है, गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो गया हमारा, आगे नहीं आया। अच्छा, पढ़ लेते हैं। उसके बाद कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट हो गया था, लेक्चरर आ गया, ये वो इस तरह की चीजें। और कई गेन है, और कई गेन नहीं है। ओके जी, तो ये वाला हमारा भी पूरा हो गया। हमारे पास यही दो चीजें आई, दिस प्लस दिस, एंटर किया। एंटर किया तो हमारे पास आ गया जी। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टोटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। होल्ड कर देता हूं मैं इसे। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास देखिए, अब क्या आता जा रहा है, हमारे पास इनकम फ्रॉम टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई, एंड टोटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ गया। अब हमारे पास लास्ट रह गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि यहाँ नहीं आएंगे, वो अदर सोर्सेज में आ जाएंगे, एंड दैट इज सेक्शन 39। आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? जी सर। जी, गुड हो गया। अच्छा जी, अब देखते हैं जो जो चीजें रहती गई है ना, वो अदर सोर्सेज में आती जाएंगी। दोबारा पढ़ते हैं, कहां तक हमारा क्लियर हो गया हुआ था। हमारा जो है, ऊपर चलते हैं। हम रेंट रिसीव तक ऑलमोस्ट सारा कर दिया था। इनकम फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, ये भी कर दिया था। अनएडजस्टेबल कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कर दिया था। हाँ, प्राइस वन ऑन प्राइस ड्रॉ जो है, बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड जो ड्रॉ हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले जो प्राइस, अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं इसको, प्राइस वन, प्राइस वन ऑन बॉन्ड। ठीक है जी। अच्छा, कितना है, वो है प्राइस वन ऑन प्राइस बॉन्ड 48,000। तो ये 48,000 यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये वाला हम लोग नॉर्मल राइम कैलकुलेट कर रहे हैं। जो प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड है, अगर हम लोगों ने वो रेट देखे हो, आप लोगों को ध्यान में हो, जो कि स्केड्यूल 2 में थे, स्केड्यूल 3 में थे सॉरी, उसमें ये जो है वो फाइनल टैक्सेशन राइम में आता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा, और क्या आ जाएगा जी, और पढ़ते हैं आगे। डिविडेंड इनकम आ गई, कितनी है? डिविडेंड इनकम है आपकी 52,000। तो लेट मी राइट, अच्छा जी, डिविडेंड इनकम कितनी है आपके पास? डिविडेंड इनकम कितनी है जी? वो है 52,000। और डिविडेंड इनकम भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो एफटीआर की आइटम है। ये नॉर्मल टैक्स क्लाइम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफटीआर आएगी, नॉट नॉर्मल राइम ऑफ टैक्सेशन में आएगी। और इसका भी यही होगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। और क्या है हमारे पास? डिविडेंड हो गया, ड्यूरेशन तो एवरेज लीज के लिए होती है। कैपिटल गेन आ गया, टैक्स रिटर्न सोर्स आ गया, कैपिटल गेन हम लोगों ने कर लिया है, कैपिटल लॉस कर लिया है। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एओपी, क्या आ गया जी? शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एओपी तो नहीं अलाउड, बिल्कुल भी नहीं अलाउड। अच्छा, आर्म फोर्सेज हम लोगों ने कर लिया। इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट डिजाइन ऑलरेडी हो चुका है। लेक्चर एंड एग्जामिनेशन फीस फ्रॉम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब इसने जाके कहीं पे पढ़ाया है, तो लेक्चर एंड एग्जामिनेशन फी, तो ये आती है बेसिकली सर्विसेज की। ठीक है। और कितनी रिसीव की है इसने? इसने रिसीव की है जी 9,000 की नेट रिसीव की है। ठीक है, नेट क्या है? नेट है 9,000। अब देखिए, ये एक्चुअली जो शामिल होती है, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लेकिन ये भी शामिल नहीं होती, ये भी फाइनल टैक्सेशन टाइम पे आती है। और कितने परसेंट पे आती है?
ये 11% पे होती है, मतलब जब आपको अमाउंट मिलती है तो वो अगले टैक्स डिडक्ट करके देते हैं, और वो कितना टैक्स होता है, वो 11% होता है। तो ये नेट है अगर, तो नेट है अगर, इट मीन दिस इज 89%। 89% ही है ना, क्योंकि 11% काट के मिला। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहिए 100% कितनी होगी, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय 0.89। तो ये आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये एफटीआर की आइटम है, ठीक है, ये भी एफटीआर टैक्स कट गया हुआ है, लेकिन हम लोग स्टेट जरूर करते हैं कि क्या क्या चीजें आएगी, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है, लेक्चर आ गया परचेज शेयर, हम लोगों ने नहीं करना क्योंकि परचेज है। आगे आगे लाइफ टाइम इंश्योरेंस आ गई, इनकैशमेंट आ गई, वो भी है। अनएडजस्टेड लॉस ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ये भी नहीं आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे वो देखा था, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी थी इसमें। एंड पे है सर वो नरेशन में। एंड पे है कि ये है रेंट रिसीव फ्रॉम टीनेट फॉर कल्टीवेटिंग ऑफ लाइक एग्रीकल्चर। तो वो रेंट में नहीं था आता, ये क्या आया, ये अदर में आता है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टीनेट फॉर कल्टीवेटिंग एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा, ये कितनी उसने रिसीव किया, उसने रिसीव किया 1 लाख, जो कि एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चर पे है ना, तो एग्जाम्प्ट है, कल्टीवेटिंग के लिए उसने रिसीव किया। अच्छा जी, यहां तक जो हमारे पास आया वो सारी की सारी हम लोग क्या करेंगे, अब इसका तो टोटल आएगा ही नहीं, अगर हम लोग टोटल करें भी तो दैट इज नथिंग, ठीक है, बल्कि इसको मैं जीरो लिखूंगा। और ये क्या है, ये हमारे पास आ गई टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम लोगों ने स्टेट जरूर कर दिया, लेकिन अदर सोर्सेज की ज्यादातर आइटम जो है वो फाइनल राइम की होती है, तो फाइनल राइम में ऑलरेडी वो टैक्स कट गया हुआ है, तो नॉर्मल राइम में कुछ नहीं आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल इनकम अल्लाह भला करे आपका विल बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल 5 हेड्स। वो 5 हेड्स कौन कौन से हैं, वो 5 हेड है, इनकम, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस, टोटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमारे पास जो टोटल आ गई, जो टोटल इनकम आई वो कितनी आ गई, टोटल इनकम दैट इज बेसिकली 2.36 मिलियन आ गई, ठीक है जी। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, टोटल इनकम में से हम लोग माइनस करते हैं, लेस करते हैं ज़कात को, या जो है डिडक्शंस को। और डिडक्शंस कितनी होती हैं, जो सबसे पहले हमारे पास आ गई क्या, हमारे पास आ गई ज़कात, ठीक है जी। ज़कात पेड अंडर उशर ऑर्डिनेंस। अच्छा जी, कितनी है ज़कात, दैट इज, ज़कात पे की जी 300,000। तो ज़कात उसने पे की अंडर उशर ऑर्डिनेंस कितनी, -300,000। अच्छा जी, एक ये आ गया। उसके अलावा और क्या लेस होती है, और डिडक्शन लेस होती है। मैंने कहीं पे पढ़ा था चिल्ड्रन की फीस पे किया उसने, वो देख लेते हैं अभी। अच्छा जी, चिल्ड्रन की फीस, ट्यूशन फीस पेड फॉर 3 चिल्ड्रन कितनी है, 1,20,000 है, ठीक है जी। अच्छा, इसका रूल क्या है, बेसिकली इसका रूल है हमारे पास, बिल्कुल जो है अलाउ होती है, लेकिन अलाउ होती है अप टू, अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 15 मिलियन से एक्सीड ना करे, ये रूल है। टोटल इनकम जो है वो 15 मिलियन से एक्सीड ना करे, बल्कि 15 मिलियन नहीं, सॉरी, 1.5 मिलियन से। तो अभी तो उसकी जो है
कितनी हो गई है, अगर मैं यहाँ पे फीस देखूं, अलाउड, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अलाउड इफ टोटल इनकम इज लेस देन 1.5 मिलियन, तो अभी उसकी टोटल इनकम कितनी है, 2.36 मिलियन। तो उसने फीस कितनी पे की, उसने 1,20,000 फीस पे की, जो कि माइनस का साइन के साथ आनी चाहिए, लेकिन ये आगे नहीं जाएगी, ये डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। तो हमारे पास टैक्सेबल कितनी आ गई, टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ गई इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंटर किया तो टैक्सेबल इनकम जो है हमारे पास कितनी आ गई, 2.06 मिलियन हमारे पास जो है वो क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई। यहां तक हमारा जो है वो एक हाफ कंप्लीट हुआ है। अब हम लोगों ने टैक्स कैलकुलेशन की तरफ जाना है। टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ गई, जिसको हम लोग कहते थे टोटल इनकम आएगी, उसमें से डिडक्शन को माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो यहां पे मैं इसको फिलहाल डबल जो है लाइन करता हूं कि हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम यहां से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए जी, अब आपने करना क्या है, ग्रॉस टैक्स के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि उसकी 75% जो है, अगर इनकम मोर देन 75% इनकम जो है वो कहां से आ रही हो, वो आ रही हो सैलरी से, तो वो सैलरी के रेट लगेंगे। तो अगर मैं यहां पे देखूं वेदर और नॉट सैलरीड पर्सन, तो हम क्या करेंगे, हम जो है उसकी सैलरी इनकम को डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम पे, और हमारे पास पता लग जाएगा कि वो सैलरीड है कि नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें 100 से। अच्छा, इसको इज इक्वल्स टू, हमने उसकी सैलरीड इनकम कितनी है, उसकी सैलरीड इनकम है जो कि लग ही रहा है वो 2.1 मिलियन है, तो 21,41,500, 21,41,500 डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने किया टोटल इनकम थी उसकी 2361112। अच्छा जी, अगर मैं इसको यहां पे कैलकुलेट करूं, इज इक्वल्स टू 2141,500 डिवाइडेड बाय 2361112, और इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, दो मैं डायरेक्टली परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 91% जो है वो उसकी, उसको डायरेक्टली परसेंटेज में ही कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मेट सेल ये परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो 91% उसकी सैलरीड से है, तो वो सैलरीड क्लास में होगा। अच्छा, सैलरीड क्लास में होगा तो हमारे पास रेट जो थे, अगर आप लोगों को याद याद नहीं होंगे डेफिनेटली, मैं यहाँ पे, अगर हम लोगों के पास शेयर हो, मैंने आप लोगों को शेयर किए थे, लेट मी गो टू द सीपीए टैक्स, वहीं से निकाल लेते हैं। जो एवरेज रिलीफ वाला था ना, उसमें शेयर हुए हुए थे, ये वाला। ठीक है जी, नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो रेट, ये रेट, अच्छा नहीं, ये वाला नहीं था, सेव किया। इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन है इस तरह से, ये है जी टैक्सेबल रेट 2024 था, तो ये देख ले। अब चूंकि सैलरीड पर्सन है और कितनी इनकम आई है उसकी, उसकी इनकम आई है 2.06, तो हम देखते हैं जी किस में आ रहा है। वो कहता है अगर उसकी सैलरी 1.2 मिलियन से बढ़ती है और 2.4 मिलियन से ऊपर नहीं जाती, तो फिर क्या होगा, 15,000 जो है वो होगा ही होगा, और प्लस 12% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1.2 मिलियन। तो हम लोग इस पर लगा लेते हैं, क्या होगा जी उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स होगा 15,000, 15,000 प्लस
12.5% of amount exceeding from 1.2 million। तो अब हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें इसको यहाँ पे, तो दैट विल बी 15,000 प्लस 12.5% ऑफ 206,112, 206,112 माइनस 1.2 मिलियन। तो ये अमाउंट हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि इसको मैं रैप कर ला दूं। और मैं सेल अलाइनमेंट रैप कर देता हूं और बस ये आ गया। अच्छा जी, ये कितनी आएगी? दैट विल बी, अगर कैलकुलेट करनी हो दैट विल बी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी इज इक्वल टू कंट्रोल वी, एंटर किया। तो हमारे पास जो टेक्स्ट आ गया वो कितना कैलकुलेट हुआ? दैट इज 122,639। ये टेक्स्ट कैलकुलेट हो गया। ठीक है जी, अब इसमें से हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसमें से अब एवरेज रिलीफ की तरफ सबसे पहले जाएंगे। ठीक है जी, एवरेज रिलीफ कौन कौन सी होगी? तो अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ। अच्छा, उसमें कौन कौन सी आती है? यहां मैंने वो खोली भी हुई थी, पढ़ लेते हैं हम लोग, हमारे पास है बिल्कुल। देखिए ये तीन चीजें आती हैं। नहीं, ये तो वही है, ये था एवरेज रिलीफ वाला। तीन चीजें आती हैं जी हमारे पास एवरेज रिलीफ में, आपका जरा क्लियर भी हो जाएगा। डोनेशन मेड टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट, जो कि मैक्सिमम लिमिट थी 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर इंडिविजुअल एंड 20% ऑफ फॉर जो है वो कंपनी। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, ये भी लिमिट थी, और इंस्टॉलेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीनरी। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो कि उसमें आ रही हैं। हम अगर वापस जाएं तो डोनेशन किधर आ गई? डोनेशन डोनेशन डोनेशन, ये थी डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल थ्रू चेक। ओके जी, डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो, पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थ्रू चेक है, वो कितना है? दैट इज, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, डोनेशन टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल चेक के थ्रू दिया उसने। अच्छा, इसके ऊपर लिमिट क्या है? अप टू, लिमिट अप टू 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, विच इज, अगर हम लोग यहां पे देखें 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितना होता है? टैक्सेबल इनकम उसकी आई थी 20,61,112 इज इक्वल टू, एंटर करते हैं। तो अप टू इतना दे सकता था वो, तो उसने दिया कितना? उसने दिया अगर मैं इसको यहां पे कैलकुलेट, 6,618,334, इतना तक दे सकता था। और दिया उसने कितना? उसने दिया है डोनेशन टू गवर्नमेंट ऑफ 1,60,000। तो 1,60,000 जो है वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, दिया उसने है 160,000, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 10 अलाउड। ठीक है जी, वो अलाउ हो जाएगा। किसके लिए? एवरेज रिलीफ के लिए, अगर हम लोग सिर्फ अभी एवरेज रिलीफ को कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा है जी उसने, मैं यहाँ पे लिखता हूं डोनेशन टू गवर्नमेंट एजुकेशन। तो सॉरी, गवर्नमेंट एजुकेशन को दी उसने। अच्छा, उसने दी कैश में, तो कैश में नॉट अलाउड, सीधा सा। ठीक है, जितनी भी होगी हैंड नॉट अलाउड। कैश में जो देंगे उसका, क्योंकि वो नहीं हो सकता, नॉट अलाउड। ठीक है जी, है कितनी थी? 1,20,000 थी।
तो मैं आगे भी ले देता हूँ, 1,60,000 आगे आएगी और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा उसने क्या दिया है, उसके अलावा शेयर उसमें देखते हैं ना, शेयर जो है उसने सेल किया था। अच्छा, ये भी हो गया, डोनेशन हो गया, गेन हो गया था, शेयर ऑफ एओपी नहीं आता, गेन ऑन आ गया, इनकम फ्रॉम ये भी हो गया। परचेज जो है, जो शेयर उसने परचेज किए हैं लिस्टेड कंपनी के, वो अब अलाउ नहीं होते, 2023 के बाद अलाउ नहीं है। तो परचेज पहले होते थे, परचेज ऑफ शेयर नॉट अलाउड। अच्छा, ये पता है क्या होता है, बेसिकली किसी सेक्टर को इन्होंने उठाना हो ना, तो फिर वो उसको उस पे एग्जाम्पशन देते हैं। कितने हैं जी, 40,000 के, दैट इज नॉट अलाउड। अच्छा जी, और क्या आ गया हमारे पास, लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस भी थी ना कहीं पे, मैंने देखी थी। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉय 20,000 की। तो लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉय, तो वो भी जो है कितनी है, 20,000 की है। ये 2023 के बाद अलाउ नहीं है, एवरेज रिलीफ के लिए नॉट अलाउड। अच्छा जी, और क्या आ गया हमारे पास, बस यही 4 आइटम्स हैं। उसके बाद उसने क्या दिया हमें, उसके बाद इनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सर्टिफिकेट्स है। ये एक्चुअली एफटीआर में आते हैं, ट्यूशन फीस पेड है, हम लोगों ने कर ली। अनएडजस्टेबल लॉस ऑन सिक्योरिटी फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ये एडजस्टेबल फिलहाल नहीं है। तो हम लोगों के पास एवरेज आएगा, एवरेज रिलीफ के लिए हमारे पास एक ही है। वो क्या होता है हमारे पास, एवरेज रिलीफ हमारे पास होता है, हम लोग करते हैं ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज रिलीफ की अमाउंट से, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ एवरेज रिलीफ। अच्छा जी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ग्रॉस टैक्स हमारा कितना आया है, ग्रॉस टैक्स हमारा 1,22,639। तो मैं बोल्ड कर दूं, ग्रॉस टैक्स। अच्छा, 1,02,000 ये आ गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे टैक्सेबल इनकम से। टैक्सेबल इनकम थी हमारी 20,61,112, 20,61,112, और इस सारे को मल्टीप्लाई हम लोगों ने करना है किससे, सारे को हम लोगों ने मल्टी करना है एवरेज लीव की अमाउंट से, जो कि मल्टीप्लाई बाय 1,60,000 है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें, बल्कि टैक्स में से डिडक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो टैक्स हम इज इक्वल टू, टैक्स हमारे पास था एक, एक मिनट, ये सिस्टम पागल हो गया थोड़ा सा। हाँ, ये आ गया। ठीक है जी, टैक्स हमारे पास है 122,639। अब इसमें से हम लोगों ने माइनस करना है क्या, हम लोगों ने माइनस करना है यही वाली, मैं को इसको उठा देता हूं। तो कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको ये किया और साथ में माइनस डाल दिया, एंटर किया। तो हमारे पास जो एवरेज रिलीफ की अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 952। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं टैक्स पेबल, फिलहाल जो है नेट टैक्स जो है, वो नेट टैक्स कितना बन जाएगा जो कि उसने पे करना था, दैट विल बी दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट। फिलहाल उसका जो है वो नेट टैक्स जो है, सॉरी माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है हम इसमें। अच्छा, जो फिलहाल जो नेट टैक्स है वो बनेगा 1,13,119, जो उसने पे करना है। लेकिन वो पे भी तो कराया है ना बहुत सारा। ठीक है, वो पे कौन सा करके आया हुआ है, अगर हम लोग देखें तो वो पे करके आया हुआ है ऑलरेडी
अब हम लोग जो है टैक्स पेड ऑलरेडी इन FTR, फाइनल टैक्स टाइम थीम में। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? बस थोड़ी सी हिम्मत करें, खत्म हो। जी सर, हम आपके पास साथ ही इधर सुन वेरी रहे हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूं ताकि एक उसमें नजर आ जाए। अच्छा जी, टैक्स पेड ऑलरेडी इन FTR। सबसे पहले टैक्स पेड ऑन सर्विसेज। अच्छा, वो कौन सा था? वो जो हम लोगों ने कहा था ना, 9,000 डिवाइडेड बाय 0.89। तो वो निकालना था। वो कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास अमाउंट आ जाती थी और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 11% से। तो वो ऑलरेडी टैक्स कटवा के आया हुआ है ना। तो ये कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा जी, मैं अगर यहाँ पे का फॉर्मूला लिख दूं, ये हमारे पास आ जाएगा। ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया भी था, डायरेक्टली यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। दैट विल बी इज इक्वल्स टू 9,000 divided by 0.89 एंड होल मल्टीप्लाई बाय 11। इसको 0.11 कर देते हैं और ये हमारा माइनस में चूंकि जाना है तो मैंने इसको एंटर कर दिया, क्योंकि इतना टैक्स वो ऑलरेडी पे करके आ चुका है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद हमारे पास, क्योंकि वो विदहेल्ड हो गया था, और पढ़ते हैं जी, और कौन सी चीज रह गई है? चिल्ड्रन हो गया, अनएडजस्टेड लॉस हो गया, ये नहीं आएगा। ऊपर चलते हैं जी, कहीं पे मैंने देखा था टैक्स डिडक्ट हुआ था उसका, इनकम टैक्स फॉर्म नहीं। और क्या है? ये हम लोगों ने कर लिया है। कंपनी टैक्स, ये देखिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय हर एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने ये सारी सैलरी देने के लिए उसे टैक्स डिडक्ट भी किया, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना था जी? वो 65,000 का उसका वो भी टैक्स कट गया हुआ था ऑलरेडी। ठीक है जी। उसके अलावा और क्या आता है, और पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, और जो है वो, ये दो तो टैक्स पेबल उसके ऑलरेडी कटे थे जो कि उसकी सैलरी में शामिल हुए हुए थे। ये कितना आ जाएगा जी? हम लोग अगर इसको कैलकुलेट भी करें तो ये हमारे पास आ जाता है, ये आ जाता है जी हमारे पास, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, दिस प्लस दिस, एंटर किया हमारे पास, तो हमारे पास जो टैक्स पेबल आ जाता है उसका, जो टैक्स वो पे करेगा, वो कितना आ जाता है? टैक्स पेबल आ जाता है हमारे पास 47,000 हमारे पास उसका टैक्स पेबल आ जाता है। भाई इतना वो जो है वो टैक्स पेबल पे करेगा, इतना ही आएगा ना। इसमें से इसको माइनस किया और हाँ, बस जी इतना ही आएगा टैक्स पेबल। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया जो ये टैक्स पे करेगा, इस टैक्स पे करेगी, सॉरी। इसके अलावा हमारे पास जो FTR की आइटम्स होती हैं, FTR आइटम होती है, वो फाइनल टैक्स होता है। मतलब ये वाली तो आइटम्स वो है तो जो है, जो कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो जाता है। हमारे पास FTR की आइटम होती है जो कि, मैं इसको FTR नहीं कहता, टैक्स पेड डिडक्टेड एट सोर्स कह देता हूँ, क्योंकि इसका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन्हें कहते हैं। अच्छा, ये तो वापस हम लोग टैक्स पेबल में से काटते हैं, लेकिन अब जो है हमारे पास क्या आएगा? टैक्स जो है पेड, या FTR टैक्स कह लेंगे। FTR टैक्स फाइनल टैक्स होता है। ठीक है, वो सिर्फ हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं कि वो कौन कौन सा था। ठीक है, तो अगर हमारे पास, हम लोगों ने देखा होगा कहीं डिविडेंड इनकम होगी, ये है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कितनी थी? अगर मैं यहाँ पे लिखूं, डिविडेंड इनकम जो है वो FTR है। और डिविडेंड इनकम पे अगर आप लोगों को उसके रेट्स याद हो तो उस पे जो है डिविडेंड इनकम थी 52,000, और इसके ऊपर जो रेट होता है वो होता है 15%। वो कट गया होगा, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं 52,000 मल्टीप्लाई बाय 0.15। एक टैक्स ये उसने दिया होगा FTR पे। ठीक है, दूसरा टैक्स उसने दिया होगा प्राइस बॉन्ड पे, ये आ गया। ठीक है, वो प्राइस बॉन्ड कितना था वो मुझे याद है, आई गेस 48,000 का था। अगर मैं देख लूं दोबारा, जी 48,000 का था। अच्छा, इसके ऊपर कितना टैक्स देते हैं हम लोग? इसके ऊपर भी 15% ही है जो कट के मिलता है। तो ये बन जाएगा 48,000 मल्टीप्लाई बाय 0.15।
ये आ गया, इतना टैक्स दिया होगा। अच्छा, और क्या होगा जब आप इनकम एक्सपोर्ट, जब इनकम को, जो इनकम थी आपकी, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट डिजाइन, एक्सपोर्ट ऑफ डिजाइन था। अच्छा, इस पे क्या होता है, इस पे बेसिकली एक्सपोर्ट के ऊपर सिर्फ वो एक टैक्स कटता है जिसे हम लोग कहते हैं एडवांस टैक्स का। ठीक है, तो वो इनकम कितनी थी, वो इनकम अगर मैं देख लूं, वैसे तो वो एग्जाम्प्ट होती है, वो नॉर्मल में शामिल नहीं होती, वो एफटीआर में आती है। तो 55,000, और उस पे कितना लगता है, उस पे जो आजकल है, दैट इज 0.25%। ये एडवांस टैक्सेशन में आता है। ठीक है, वो एडवांस टैक्स काट लेते हैं 55, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट की ऊपर वो एट दैट पॉइंट वो कट जाता है। तो दैट इज हमारे पास आ जाएगा 0.0025, तो 138। तो अगर मैं इसको ऐड करूं सारों को, दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर किया, तो ये वो टैक्स है जो कि ऑलरेडी टोटल टैक्स पेड ऑन एफटीआर, जो कि फुल एंड फाइनल है। ना ये आप किसी टैक्स में से काटते हैं ना कुछ होता है, ये ऑलरेडी फुल एंड फाइनल पे हो गया होता है। तो इसको भी मैं डबल लाइन कर देता हूं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक सिर्फ छोटा सा रूल है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी मैं ला नहीं रहा। वो क्या था, देखिए, एक्स आर्म्ड ऑफिसर ने जो प्लॉट सेल किया था उस पे गेन हुआ था, वो गेन पूरे का पूरा तो नहीं ऐड होता। किसमें ऐड नहीं होता, वो गेन के ऊपर जो इनकम है वो ऐड नहीं होती उसमें, नॉर्मल टैक्स लाइन में। बट वो क्या होता है, वो सेपरेट ब्लॉक में आ जाता है। सेपरेट ब्लॉक में कैसे आता है, वो कहते हैं कि जो 50% ऑफ उसकी प्लॉट की वैल्यू है ना, प्लॉट की वैल्यू नहीं, परसेंट ऑफ द कैपिटल गेन, वो टैक्सेबल हो सकता है। ठीक है, और वो कितने पे टैक्सेबल होगा, वो 2 साल वाला रेट मेरे ख्याल से 6.25 है, वो होगा। तो अगर मैं यहां पे उसे ऐड भी करना चाहूँ ना नेट टैक्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल जी, मैंने पहले इसलिए नहीं कहा कि कंफ्यूज ना हो जाए, अगर मैं उसे ऐड भी करना चाहूँ तो यहां पे मैं ऐड कर सकता हूं, सेल ऑफ प्लॉट। ठीक है जी, वो कितना है टैक्स ऑन, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। हाँ, क्योंकि बीच में एक्चुअली मैं मोबाइल से इंटरनेट यूज कर रहा होता हूँ ना, तो बीच में जब कॉल आती है तो कई दफा आवाज गायब होती है, तो अभी कॉल आई थी मुझे, तो इसलिए मैं जी जी, अच्छा, अभी ठीक है। टैक्स ऑन सेल ऑफ प्लॉट बाय आर्म्ड ऑफिसर, वो नॉर्मल राय में तो नहीं आता, लेकिन किस में आता है, वो हम क्या करते हैं, दैट इज, उसके ऊपर रूल क्या है, उसके ऊपर रूल है 50% ऑफ गेन, और जो कि वो टैक्सेबल होगा एट, क्योंकि 2 साल के बाद है तो वो टैक्सेबल होगा एट 6.25%। ये रेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो अगर हम लोग देखें कितना था, एक्स आर्म ऑफिसर में गेन कितना आया था, 3 लाख का गेन था। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 लाख का गेन था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 50% से, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25% से, क्योंकि 2 साल के बाद बेचा ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको कॉपी कंट्रोल सी कर लेता हूं, दैट इज इक्वल टू, किया, एंटर किया, तो मेरे पास ये टैक्स और आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस इसको भी शामिल कर लेंगे, तो हमारे पास टैक्स जो है बेसिकली वो बढ़ गया, क्योंकि आपने उसके ऊपर भी टैक्स शामिल कर दिया। ठीक है जी, ये आज का हमारा टॉपिक था, जो कि हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। कोई सवाल हो यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। सर नीचे कुछ क्वेश्चन में वो एक प्लॉट का भी जिक्र किया था ना, लाहौर ऐसा कुछ था, उसका सॉरी, आपकी ट्रीटमेंट। आवाज कट गई। सर क्वेश्चन में लास्ट नरेशन में वो एक प्लॉट भी दिया गया था लाहौर में, उसका ट्रीटमेंट हमने नहीं किया। मैं देखता हूँ, एक मिनट, बिल्कुल देख लेते हैं। अच्छा जी, यहां तक हो गया था, एंड 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 पे जाते हैं।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सर्टिफिकेट, वो तो इनकैशमेंट हुई है, ट्यूशन फीस पेड, अनएडजस्टेड लॉस ऑन सिक्योरिटी फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ये कह रहे हैं। सर हो गया, वो जक़ात का था, हो गया। हाँ ओके वो सर। ज़कात का हो गया, ठीक है जी। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर जो है कॉम्प्रिहेंसिव सा खत्म हो गया है। मेरा नहीं हाल एक और क्वेश्चन कराने की आप लोगों को मेरे साथ जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको एक क्वेश्चन भेज दिया है, अगर आप देखें ना, जो आपको मैंने ग्रुप में भेजा है, तो प्रॉब्लम नंबर 10 मैंने आपको भेज दिया है, ये आप खुद से कर सकते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी आप कर रहे हो, जहां जहां आपको इश्यूज आए, आप मुझसे उसी वक्त व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर मैं किसी मीटिंग वगैरह में हूं तो फिर सॉरी नहीं रिप्लाई कर सकूंगा, लेकिन आप वॉइस मैसेज कर दें तो मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर 10 हम खुद से करेंगे, अगर कोई जी प्रॉब्लम प्लीज, हो। एक क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिएगा, फिर अगली दफा हम लोग इसी तरह करेंगे। हम लोग न्यूमेरिक्स जो है आपके टेस्ट करेंगे, मैं न्यूमेरिक्स आपके टेस्ट करूंगा, और फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे भी, जो है अपने जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया जी, कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो हम लोग लेक्चर को एंड नहीं, करते हैं। नहीं सर, 25 जून को मेरे ख्याल में पेपर भी है सर। 25 जून को है। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा कोर्स, ये देखिए, इंडिविजुअल असेसमेंट खत्म हो गई, बिजनेस की 2-3 लेक्चर लगेंगे, एक आधा लेक्चर एओपी पे लगेगा, और फिर जी उसके बाद हम लोग इनकम टैक्स को क्लोज करके तो हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे उसकी तरफ, सेल्स टैक्स की तरफ। सेल्स टैक्स वैसे ही थोड़ा सा है। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, और ये ओके। जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये काइंडली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ठीक हाफिज। है सर, अल्लाह हाफिज ओके सर। जी, एक्सेल अल्लाह शीट हाफिज। भेज अल्लाह देंगे ना? अल्लाह जी जी, हाफिज। एक्सेल शीट भेज देंगे ना, जिसपे हमने जी वर्क जी कर। डेफिनेटली भेजूंगा, एक्सेल शीट आपकी है ये, ठीक है। ठीक है, ओके सर, ओके अल्लाह जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।